एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। ये क्वेश्चन है और इसका बी पार्ट है कि व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक या लार्ज स्केल चार्जेस। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन हो गया जो है, बेसिकली ये चार्ज की प्रॉपर्टी के बेस पे ये क्वेश्चन है जो है। तो क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें हम क्या देखते हैं जो है, तो सबसे पहले इसमें चार्ज की प्रॉपर्टी को देखा जाता है कि चार्ज क्या चीज़ है जो है। तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है मैटर की जो है, जैसे कि मास एक मैटर की प्रॉपर्टी है। मास हमने ग्रेविटेशनल में देखा था कि एक ये मास है और ये दूसरा मास है, ये m1 m2। तो ये इस पे इनके बीच जो है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जो है, यानी एक मास की प्रॉपर्टी है कि वो किसी दूसरे मास पे फोर्स लगाता है जो है। उसको हमने ग्रेविटेशन में देखा था जो है, ग्रेविटी में देखा था जो है कि एक मास दूसरे मास पे क्या लगा सकता है, फोर्स लगा सकता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो है। तो वैसे ही यहाँ पे एक दूसरी प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की जो है कि एक मैटर दूसरे मैटर पे फोर्स लगा सकता है, लेकिन कब लगा सकता है, जब उसमें एक प्रॉपर्टी आ जाए। कौन सी प्रॉपर्टी? अगर किसी भी मैटर में से जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते जो है, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने से उसमें एक दूसरी प्रॉपर्टी आ जाती जो है अदर देन मास। तो वो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, वही चार्ज जो है। चार्ज की एज सच कोई डेफिनेशन नहीं है जो है। चार्ज बेसिकली जो है एक प्रॉपर्टी है मैटर की जो है। अब वो प्रॉपर्टी कब आएगी, जब उसमें जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेस होंगे या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। जनरली जो है जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज हैं जो है। कोई भी बॉडी न्यूट्रल है जो है, लेकिन जैसे ही उस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे या उस बॉडी में जो है एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ गए, तो उसके पास एक प्रॉपर्टी आ गई जो है कि वो जो है किसी दूसरे मैटर पे या किसी दूसरी चार्ज बॉडी पे क्या लगा सकती, फोर्स लगा सकती जो है। तो यहाँ पे जो मास के केस में जो ग्रेविटी के केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ओनली जो है, लेकिन यहाँ पे जो है फोर्स जो फोर्स लगेगा वो टू टाइप्स, दो तरह से लगेगा जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन। अगर एक जैसे लाइक चार्जेस हैं तो उनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा जो है, और अनलाइक चार्जेस हैं तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा जो है। तो बेस हम चार्ज की प्रॉपर्टी देखते हैं पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक में। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ चार्ज इज एट रेस्ट इट क्रिएट्स ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज अगर रेस्ट पोजीशन पे है जो है, तो वो जो इफेक्ट क्रिएट करेगा जो है, या जिस तरह से जो है वो बिहेवियर करेगा जो है, तो वो बिहेवियर हम क्या पढ़ रहे जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ रहे जो है। चार्ज एंड मास आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ड्यू टू विच मैटर कैन अप्लाई फोर्स। चार्ज इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हो जाए या डेफिशिएंट हो जाए। अच्छा, दो टाइप्स ऑफ चार्जेस हमारे पास, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस आर देयर, प्लस चार्जेस एंड माइनस चार्जेस। लाइक चार्जेस रिपेल वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। और ये जो क्वेश्चन है जो है, ये इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए बॉडी कैन हैव चार्ज ओनली इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, विच इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे देखते हैं जो है कि हमारे पास जो फंडामेंटल चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन क्या है, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो हमारे पास फंडामेंटल चार्ज है, और वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये मिनिमम चार्ज अवेलेबल हमारे पास है जो है, इससे छोटा चार्ज नहीं हो सकता जो है। और हमें मालूम है कि चार्ज क्या चीज़ है, किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन, या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए या उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाए जो है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे जा सकते हैं किसी बॉडी में जो है, कैसे जा सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, तो ये +-1 E हो सकता है या +-2 E हो सकता है। प्लस मीन्स उस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, निकल जाए। माइनस मीन्स उस बॉडी में एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ जाए, इलेक्ट्रॉन आ जाए उसमें। तो एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है या इलेक्ट्रॉन आ सकता है, दो आ सकते हैं या +-3 आ सकता है, ऐसे करके ये फाइनली क्या बन गया, +-NE। तो +-NE, तो ये किसी बॉडी पे क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा जो है। मतलब पैकेट के फॉर्म में ही जो है किसी बॉडी पे चार्ज हो सकता है जो है। 1E हो सकता है, 2E हो सकता है, 3 हो सकता है, या NE हो सकता है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बन गया जो है किसी बॉडी पे चार्ज का जो है। यहाँ से अगर हम देखेंगे कि किसी बॉडी पे
कितना चार्ज हो सकता है जो है। तो जैसे एक क्वेश्चन है जो है कि कैन ए बॉडी हैव 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। क्या किसी ऑब्जेक्ट के पास जो है इतना चार्ज हो सकता है जो है। तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते जो है, Q बराबर N इंटू ई। तो N इक्वल टू Q अपॉन ई हो गया। तो Q कितना है 0.8 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन ई कितना हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये कैलकुलेट करें कितना आ रहा है 1/2। इसका मतलब N की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। लेकिन N तो 1/2 हो नहीं सकता जो है, क्योंकि हमारे पास N क्या है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाफ तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या नहीं है, फर्दर डिविजिबल नहीं है जो है। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, ऐसे इंटीग्रल फॉर्म में हो सकते हैं जो है। ये फ्रैक्शनल फॉर्म में हो नहीं सकता। तो इसलिए जो है ये पॉसिबल नहीं है किसी बॉडी के पास 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होना जो है। उसके लिए मुझे आधा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा जो है, जो कि पॉसिबल नहीं है जो है। तो ये वाली प्रॉपर्टी क्या होगी जो है, क्वांटाइजेशन ऑफ, जिसको चार्ज बोलते हैं जो है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका यहाँ से ये फॉर्मूला आ गया जो है इस प्रॉपर्टी से, और ये इसकी डेफिनेशन होगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया जो है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज कंजर्व, मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने नेगेटिव चार्ज। किसी भी आइसोलेटेड बॉडी के पास जो है चार्ज हमेशा क्या होगा जो है, कंजर्व होगा जो है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि मास डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी वाइल चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी। ये E इक्वल टू एम सी स्क्वायर फॉर्मूले से हम देखते हैं जो है। यहाँ से हमने क्या देखा था जो है कि E इक्वल टू एम सी स्क्वायर से देखते हैं कि जो मास है वो क्या है, इंटर कन्वर्टिबल है। मास एनर्जी में चेंज हो सकता है या एनर्जी मास में चेंज हो सकता है जो है। ये नॉर्मल वेलोसिटी में नहीं दिखता जो है, जब स्पीड जो है बहुत हाई स्पीड हो उस वहाँ पे जो है ये प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑब्जर्व होती है जो है। तो यहाँ से इसका मतलब क्या हो गया कि मास तो डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, बट चार्ज जो है वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता जो है। ऐसा नहीं होगी कि वेलोसिटी कम ज़्यादा होने से चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज में चेंजेज आएंगे जो है। सिंबल इसका क्यू हो गया, ऐसा यूनिट क्या होगी, कूलम होगी जो है। अच्छा, अब इसका सेकंड पार्ट था इस क्वेश्चन का कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जो है, वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक आई लार्ज स्केल चार्जेस। अगर लार्ज स्केल पे देखेंगे जो है तो इसका आंसर ये हो गया जो है, ये कितना हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। इफ ए चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज इन यूनिट्स ऑफ ई एट मैक्रोस्कोपिक लेवल वी कैन इग्नोर इट बिकॉज एट मैक्रोस्कोपिक लेवल वी डील विद इनॉर्मस चार्ज एज कंपेयर टू। ये इतना छोटा चार्ज है और मैक्रोस्कोपिक लेवल पे तो हम बड़े चार्ज पे डील कर रहे जो है। तो उस उसके कंपैरिजन में जो है ये बहुत छोटा सा चार्ज हो गया जो है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते जो है। ये इसका आंसर हो गया जो है। अच्छा, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन हो गया, व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद ए सिल्क क्लॉथ चार्ज अपीयर ऑन बोथ द सिमिलर फिनोमेना इज observed with many other pairs of body, explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge। जो हमने प्रॉपर्टी देखी अभी जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, तो वो इसी से रिलेटेड कह रहा है कि हमने सिल्क क्लॉथ से जो है ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब किया जाए तो चार्ज दोनों पे चार्ज दिखता है जो है। तो ये कैसे जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को कैसे सेटिस्फाई कर रहा है जो है। तो सिंपल सी बात है, अगर हमने ग्लास रॉड को जो है रब किया जो है तो सिल्क से जो है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा जो है। तो एक में जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा दूसरे के पास जो है उतना ही क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जो है। तो इसका मतलब क्या कर रहा है, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को सेटिस्फाई कर रहा है जो है। अच्छा, नेक्स्ट है कि इज मास ऑफ बॉडी अफेक्टेड ऑन चार्जिंग, कि चार्ज किसी बॉडी के पे चार्ज आने से जो है क्या उसका मास अफेक्ट होता है। तो यस, डेफिनेटली होता है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि चार्ज किसी बॉडी के पास चार्ज की प्रॉपर्टी आने के लिए जो है, चार्ज आने के लिए जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना जरूरी है। अब इलेक्ट्रॉन के पास क्या मास है जो है, तो विदाउट मास ट्रांसफर के जो है चार्ज आना पॉसिबल नहीं है जो है। तो इसलिए यस, नेगेटिवली चार्ज बॉडी विच गेन्स इलेक्ट्रॉन्स गेन्स सम मास। जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। अब इलेक्ट्रॉन गेन किया उसने तो इसके पास क्या आ गया जो है, कुछ मास जो है उसका एक्सेस बढ़ जाएगा जो है। अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा जो है, अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन गया है उस बॉडी में से जो है,
तो इलेक्ट्रॉन गया तो डेफिनेटली उसमें से क्या हो गया जो है, उसमें मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा जो है। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया कि मास अफेक्ट होगा जो है, चार्ज बॉडी का मास जो है या तो ज़्यादा होगा या कम होगा, वो डिपेंड करता है पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है जो है। अच्छा, अब यहाँ से सेकंड पार्ट आ गया इसका, कूलम्स लॉ जो है। इसमें कूलम्स लॉ बेसिकली कैसे क्या है जो है, जैसे मास के लिए जो है ग्रेविटेशन का लॉ था जो है, न्यूटन का जो है, वो क्या था, F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जो वैसे कूलम्स का लॉ हो गया F बराबर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के क्या हो गया 1/4πε0 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर जो है। एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया जो है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया जो है। तो ये के कांस्टेंट हो गया जिसको हमने 1/4πε0 दिया है। अब यहाँ पे मेन जैसे ग्रेविटी में देखते हैं हम जो है, ग्रेविटी का जो फॉर्मूला था फोर्स के लिए जो है, तो ये क्या था, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आ गया जाए, यहाँ पे जो फोर्स का फॉर्मूला है वो क्या आ गया जाए, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दोनों इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे जो है, यानी दोनों केस में जो है जो फोर्स होगा जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जो है। F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर है। दोनों में जो फोर्स है वो प्रोडक्ट ऑफ दोनों मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है, यानी F प्रोपोर्शनल m1 m2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों चार्ज के जो है, यहाँ पे V है F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के जो है। यहाँ पे जो कांस्टेंट लगाया हमने जो है, इसको इक्वल करने के लिए जो है, प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल करने के लिए ग्रेविटी की इसमें ये हमने कांस्टेंट लगाया, और इस यहाँ पे हमने ये जो कांस्टेंट लगा वो क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये दोनों में अंतर क्या है जो है, यहाँ पे इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोल रहे थे जो है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मीन्स कि ये इसकी वैल्यू थ्रू आउट द यूनिवर्स कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये दो मास हैं, इन दो मास को हम जो है एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखा था हमने जो है, उसी डिस्टेंस पे हम कहीं भी यूनिवर्स में कहीं भी ले जाए जो है, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या नहीं होगा जो है, वो जो है सेम रहेगा जो है। इसका मतलब ये जी क्या डिसाइड कर रहा है कि दो मास को हमने किसी डिस्टेंस पर रखा जो है, तो उनके बीच कितनी वैल्यू कितना फोर्स लगेगा जो है। यहाँ से जैसे जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर m1 m2 किया था हमने, आर को हमने 1 ले लिया था, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 1। अगर हमने इसको यूनिट लिया तो जी बराबर क्या आ गया जो है, एफ आ गया जो है। तो जी की डेफिनेशन क्या बन गई थी जो है, कि हमने जो है एक यूनिट डिस्टेंस पे जो है दो यूनिट मास को रखा जो है, तो उनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो किसके बराबर है, जी के बराबर है। तो जी डिसाइड कर रहा है बेसिकली जो है। लेकिन ये क्या था, ये कांस्टेंट था, इसको कहीं भी ले जाए, मैंने दो मास को सेम डिस्टेंस पे मैंने जो है एयर में रखा जो है, वैक्यूम में रखा है, वाटर में ले गया या कहीं भी ले गया जो है, तो इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी जो है। यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे ये जो 1/4πε0 है, ये डिसाइड कर रहा जो है, ये कांस्टेंट नहीं है जो है, ये किसी मीडियम की प्रॉपर्टी है जो है। यानी वो मीडियम जो है दो चार्ज के बीच जो है कितना फोर्स लगेगा, उसको कितना अलाउ करता जो है, तो वो अलाउ करने की प्रॉपर्टी वही क्या है, परमिटिविटी है। बेसिकली ये क्या है जो है, ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है किसी भी मीडियम की जो है, कि अगर दो चार्ज मेरे पास हैं जो है, वो अगर वैक्यूम में किसी सर्टेन डिस्टेंस पे रखे तो उनके बीच कुछ फोर्स लग रहा जो है। अगर सेम कंडीशन मेंटेन करते हुए मैं इनको किसी दूसरे मीडियम में ले गया जो है, तो उनके बीच कितना फोर्स जो है चेंज आएगा, फोर्स में कितना चेंज आएगा। तो जनरली सबसे ज़्यादा जो फोर्स लगेगा वो कितना लगता है, वैक्यूम में लगेगा जो है। तो किसी सपोज वैक्यूम में फोर्स 100 लग रहा है, इनके बीच जो है 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा जो है, और मैं किसी दूसरे मीडियम में ले गया जो है, वहाँ इनके बीच 10 न्यूटन का फोर्स लग गया जो है, तो कितना डिक्रीज हो गया जो है, 1/10 से डिक्रीज हो गया जो है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी होगी जो है, ये उस मीडियम की प्रॉपर्टी है कि उसने जो है इन दो चार्ज को जो है उनके बीच जो फोर्स अलाउ किया वो कितना क्या, 10 न्यूटन का किया जो है। जबकि वैक्यूम में कितना लग रहा था जो है, 100 न्यूटन लग रहा था जो है, जो कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है जो है। वैक्यूम में दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है वो मैक्सिमम लगता है जो है। किसी दूसरे मीडियम में जो है जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है, डिक्रीज हो जाता है जो है। तो अब यहाँ से देखते हैं हम जो है,
ये आ गया F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, कूलम्स इस लॉ के कुछ वो देखते जो है रेस्ट्रिक्शंस या मतलब कहाँ कहाँ रेस्ट्रिक्ट हो सकता है जो है कूलम्स लॉ या प्रॉपर्टी देख कह सकते हैं हम जो है। फर्स्ट जो है कूलम्स लॉ अप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, केवल पॉइंट चार्जेस के लिए जो है एप्लीकेबल है जो है। एंड इफ Q1 Q2 इज ग्रेटर देन जी, यानी लाइक चार्जेस है तो फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव होगा जो है। इफ Q1 Q2 लेस देन जीरो, लेस देन जीरो कब हो सकता है, नेगेटिव कब होगा, जब एक पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा जो है। तो ये क्या, इसका मतलब दोनों क्या है, अनलाइक चार्जेस हैं, तो फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा जो है। ईच चार्ज एग्जर्ट सेम फोर्स ऑन अदर, मतलब एक ये वाला चार्ज इस पे जितना फोर्स लगाएगा उतना इस पे लगाएगा, मतलब ये क्या हो गया जो है, दो अलग अलग बॉडी पे फोर्स लग रहा जो है और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा जो है। तो इसका मतलब ये एक्शन रिएक्शन पेयर्स को दिखाएगा जो है, जो कूलम्स लॉ की फोर्स है। और ये स्ट्रिक्टली होल्ड फॉर स्टैटिक चार्जेस, मतलब चार्ज स्टैटिक कंडीशन में होने चाहिए जो है, तभी ये जो है ये लॉ क्या है, वैलिड है जो है। अच्छा, अब किसी कूलम्स लॉ इन मीडियम, किसी मीडियम में कूलम्स लॉ को देखते हो, जैसे अभी बात करी थी कि मैंने वैक्यूम में रखा और मीडियम में रखेंगे तो क्या क्या फ़र्क होगा जो है, क्या अंतर होगा जो है। तो कूलम्स लॉ इन मीडियम, तो मीडियम के लिए मैंने जैसे यहाँ पे वैक्यूम के लिखा मैंने F=1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। तो अगर किसी मीडियम में रखा जो है उसको मैं EM, उसकी प्रॉपर्टी EM है, तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4 पाई EM Q1 Q2 अपॉन R², वेयर EM इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जैसे एप्सिलॉन नॉट क्या था जो है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था, तो EM क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और EM इक्वल टू क्या हो जाएगा, ER एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से एक नया टर्म कोइन हो गया ER, रिलेटिव टर्म्स जो है, यानी ER क्या हो गया, ER इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी नोन एज द रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ ए मीडियम। इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने इसका नाम दिया जो है। अब इसको इंट्रोड्यूस करने की क्यों जरूरत पड़ी कि जब भी हम जो रिलेटिव टर्म्स क्वाइन करते हैं, जैसे डेंसिटी में जो है, तो डेंसिटी में जो हम रिलेटिव डेंसिटी कह रहे थे जो है, तो उसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि रिलेटिव एक सिंपल एक नंबर आता है जो है, और उस नंबर से हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं जो है किसी स्टैंडर्ड को लेके। जैसे हमने जो है डेंसिटी के केस में जो है वाटर को एक स्टैंडर्ड लिया था जो है, और उस वाट किसी भी दूसरे मीडियम की जो डेंसिटी है जो है उसको कंपेयर कर रहे थे हम जो है वाटर की डेंसिटी से जो है, और वो सिंपल एक नंबर आया था जो है। तो अब हमें पूरी किसी भी मैटर की पूरी डेंसिटी लर्न करने की, याद करने की जरूरत नहीं है जो है, क्योंकि अगर हम उसकी रिलेटिव डेंसिटी जो कि बहुत एक सिंपल एक नंबर है, अगर उसको याद कर ले हम जो है, और वाटर की डेंसिटी हमें जो है अगर याद है, तो उसके केस पे हम जो है उस मैटर की डेंसिटी निकाल सकते जो है। तो रिलेटिव टर्म्स क्वाइन करने की यही जरूरत पड़ती जो है। तो EM इक्वल टू हमने ER इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट लिख दिया जो है, यानी ER क्या हो जाएगा, EM अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेसिकली जो है ये जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है इसको कंपेयर कर रहे हैं हम जो है वैक्यूम से जो है, यानी ER इक्वल टू क्या हो गया जो है, यहाँ से देखते हैं हम जो है। अच्छा, यहाँ से एक बार ये देखते हैं, F=1/4 पाई EM Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहाँ से F=1/4 पाई ER एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। हमने EM की जगह क्या लिख दिया, ER एप्सिलॉन नॉट लिख दिया जाए। ER द वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, 1 से वैल्यू ग्रेटर आएगी हमेशा, वैल्यू जो है 1 से ग्रेटर क्यों आएगी जो है, if any material is present between two charges with dielectric constant ER or K, generally K से denote करते हैं इसको, then the value of force, the force between them decreases by factor of K। तो यहाँ से ऐसे देखते हैं इसको जो है कि अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं, तो F वैक्यूम में देखा मैंने इसको F0 से डिनोट कर रहा हूँ, तो F0 इक्वल टू क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। अगर इसी को मैं किसी मीडियम में ले गया तो FM, इसको मैंने बोल दिया 1/4 पाई EM Q1 Q2 अपॉन R²। अब मैं दोनों को F0 अपॉन FM करता हूँ, तो यहाँ से क्या हो गया जो है, यहाँ से ये टर्म्स तो कैंसिल हो गया जो है, तो यहाँ से क्या आ गया, 4 पाई से कैंसिल हो गया जो है, तो ये आ गया जो है F0 अपॉन FM इक्वल टू क्या आ गया जो है, ये EM ऊपर जाएगा और एप्सिलॉन नॉट नीचे इस तरह से ये आ गया जो है, और इसी को मैंने क्या बोल दिया जो है, ER। ये आ गया फाइनल फार्मूला जो है, यानी जो
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी है वो क्या है, बेसिकली जो है वो जो है कंपेयर ऑफ चार्ज है, जो है यानी रेशियो है, जो है दो चार्जेस मैंने किसी सर्टेन डिस्टेंस पे जो है वैक्यूम में रखे और फिर मैंने उसको जो है किसी दूसरे मीडियम में रखा, तो वो जो कितना फोर्स लगेगा उसका जो रेशियो निकालेगा हम, वही क्या आ गया जो है रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया जो। तो या इस फोर्स के टर्म्स में हमें जो है प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छा से फील हो रहा है कि फोर्स जो है कितना डिक्रीज होगा किसी मीडियम में जो है, तो कि जिस फैक्टर से वो डिक्रीज हो जाएगा उसी फैक्टर को हमने क्या बोल दिया जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी जो है। अब यहाँ से रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस separated by certain distance in vacuum to the force between same charges at same distance in a medium। ये आ गया मेरे पास जो है। अब यहीं से देख सकते हैं, हमने देखा था कि द वैल्यू ऑफ ए आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन। कैसे देखते हैं, अगर सपोज ये वन से छोटी अब वैल्यू आ जाए, तो सपोज ये ई आर की वैल्यू 1/2 है जो है, तो 1/2 इक्वल टू क्या हो गया जो है एफ नॉट अपॉन एफ एम। किसी मीडियम के लिए जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 है सपोज, तो 1/2 ये रखा मैंने ए आर की जगह, ये एफ नॉट अपॉन एफ एम, तो यहाँ से क्या आ गया एफ नॉट इक्वल टू कितना आ गया एफ एम अपॉन 2। इसका मतलब जो है कि इसका मतलब क्या हो गया कि जो है जो वैक्यूम में दो चार्ज के बीच जो है किसी डिस्टेंस पे जो फोर्स लग रहा है वो मीडियम में जो फोर्स लग रहा है उसके हाफ हो जाएगा जो है। ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें पता है कि मैक्सिमम जो फोर्स लगता है जो है दो चार्ज के बीच वो कहाँ लगेगा जो है वो वैक्यूम में लगेगा जो है। तो इसलिए जो है ये ई आर की जो वैल्यू है जो है वो कभी क्या नहीं हो सकती, वन से छोटी नहीं हो सकती, ऑलवेज ग्रेटर देन वन। अच्छा, अब इससे रिलेटेड जैसे ही क्वेश्चन आ गया जो है कि एक्सप्लेन द टर्म के फॉर वाटर इज 81। तो मतलब वाटर के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या रिलेटिव परमिटिविटी है वो 81 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि मैंने यहाँ से फॉर्मूले से देखना के बराबर एफ नॉट अपॉन एफ एम। एफ एम कितना आ गया जो है एफ एम आ गया एफ नॉट अपॉन के, ये एफ नॉट अपॉन 81। इसका मतलब क्या आ गया कि मीन्स द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस केप्ट एट ए सर्टेन डिस्टेंस इन वैक्यूम इज एफ नॉट, देन मेंटेनिंग सिमिलर कंडीशन चार्ज केप्ट इन मीडियम, वाटर में रखा जो है द फोर्स बिकम्स एफ नॉट अपॉन 81, यानी जो फोर्स लगेगा जो है वो 1/81 फैक्टर से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। और यही एग्जैक्ट मतलब हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो है, यानी फोर्स को कितना डिक्रीज कर रहा है वो जो है, कितना अलाउ कर रहा है कि इनके बीच कितना फोर्स लगना चाहिए जो है। तो वो वाली जो प्रॉपर्टी है उसी को हम क्या बोल रहे हैं जो है रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल रहे हैं जो है। अब यहाँ से वेक्टर फॉर्म देखते हैं जो है कूलम्स लॉ का जो है, तो वेक्टर फॉर्म देखने के लिए सिंपल हमें वेक्टर का मालूम है कि ये कोई फुल वेक्टर है आर, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं आर कैप और मॉड ऑफ आर। ये आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन को दिखाता है जो है। तो यहाँ से हम देखते जो है या आर कैप इक्वल टू कितना हो गया जो है फुल वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर, यानी इसका कितना मैग्नीट्यूड है जो है उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या है डायरेक्शन आ गया जो है, डायरेक्शन वेक्टर आ गया जो है। तो एफ इक्वल टू हमने लिखा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो क्या हो गया मैग्नीट्यूड हो गया जो है फोर्स का। और फोर्स क्योंकि एक जो है वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके लिए हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, तो डायरेक्शन के लिए मैंने यहाँ क्या कर दिया आर कैप लिख दिया इस पर जो है। तो ये से 1/4πε0 Q1 Q2 और ये आर कैप की जगह मैंने क्या लिख दिया फुल वेक्टर आर अपॉन आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, आर को मैंने क्या आर ही लिखना हो तो आर स्क्वायर या एक आर हो जाएगा, तो ये क्या आ गया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर क्यू, और ये आर वेक्टर आ गया, ये तो वेक्टर फॉर्म आ गई जो है। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं जो है, इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं हम जो है कि अगर मैं इसको मेंशन करूँ जो है कि F12 या R12 इस केस में, तो ये जैसे F12 के केस में हम क्या लेते हैं कि इसका मतलब क्या हो गया F मतलब फोर्स ऑन 1/2, और R12 को मैं क्या लेता हूँ जो है R12 मैंने डायरेक्शन ली जो है, डायरेक्शन मतलब 2 से 1 की तरफ,
ये 2 से 1 की तरफ, तो यहाँ से इसको हम ये इसकी जगह हम जो है R12 या F12 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको जो है। नेक्स्ट आता है इसमें द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या है कि सपोज मेरे पास ये दो चार्ज है, मेरे पास Q1 Q2 दो चार्ज हैं, किसी सर्टेन डिस्टेंस पर रखे मैंने जो है, इनके बीच फोर्स लग रहा, कुछ भी फोर्स लग रहा जो है, अगर मैं एक थर्ड चार्ज Q3 ले आया जो है, तो इनके बीच भी फोर्स लगेगा, इनके बीच भी फोर्स लगेगा, बट जो इस थर्ड चार्ज के होने से जो है इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो इफेक्ट नहीं होगा जो है, वो तो उतना ही रहेगा जो है। हाँ, किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे जो है नेट फोर्स क्या हो सकता है जो है, चेंज हो सकता है जो है, नेट फोर्स चेंज हो सकता है, बट दो इंडिविजुअल चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा था जो है वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा जो है। तो यही क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो गया जो है। तो यहाँ से इसको देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द नेट फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्स exerted on the given charge by all other, और the force between two charges does not affect by presence of other charges। मतलब क्या हो गया जो है कि एक, जैसे ये देखा था हमने, इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो तो अफेक्ट नहीं होगा जो है, लेकिन इस पहले इस पे नेट फोर्स अगर ये प्रेजेंट नहीं था जो है, इन अब्सेंस ऑफ दिस Q3 चार्ज, इनके भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन जो भी होगा अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द फोर्स, तो वो क्या था जो है, वो सपोज 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इनके बीच जो है। अब ये थर्ड चार्ज यहाँ पे आएगा, इनके बीच अभी भी उतना ही लगेगा फोर्स, बट ये भी इस पे फोर्स लगाएगा जो है। ये सपोज ये इस पे जो है अगेन जो है ये कुछ भी 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहा जो है, तो अब इस पे लगने वाला नेट जो फोर्स होगा जो है वो इन दो फोर्स का क्या हो जाएगा, वेक्टर सम हो जाएगा जो है। और अगर बहुत सारे चार्ज अवेलेबल है जो है, तो इस पे जो नेट क्या जो फोर्स निकालेंगे जो है वो क्या हो जाएगा जो है, वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द गिवन चार्ज बाय ऑल अदर। ये इसका मतलब हो गया जो है। तो ये कुछ इस तरह से जो है ये F12 ऐसे लिखा मैंने, तो फोर्स ऑन 1/2, और R12 लिख दिया जो है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस Q1 एंड Q2, ये मोड ऑफ R12 लिखा। R12 को क्या लिखा मैंने, यूनिट वेक्टर लिख रहा हूँ जो है, यूनिट वेक्टर फ्रॉम चार्ज Q1 टू Q2 जो है, इस तरह से इस फॉर्म में लिख सकते जो है। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को इंडिविजुअल जो फोर्स लग रहा है हमारे पास जो है उनका हमने सम कर दिया, तो ये मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया जो है। नेट फोर्स ऑन वन पे नेट फोर्स लेते हम जो है, एन चार्जेस अवेलेबल हैं, तो यहाँ से ये फॉर्मूला आ गया जो है, 1/4πε0 कॉमन आ जाएगा जो है। ये Q1 Q2 का, ये जो है Q1 Q3 से, फिर Q1 Q4, इस तरह से जो है ये नेट जो फोर्स है F1 पे वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो है। ये हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन हो गया जो है।